हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी फिट और हेल्दी होंगे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहा है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसके दिमाग में दो ही बातें आती है। पहला, कि अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं और क्या उस स्टूडेंट को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि किस स्टूडेंट को ड्रॉप करना चाहिए। तो देखिए, नीट क्योंकि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 12th के साथ होता है। ये मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगी, बट ऐसी रियलिटी है, क्योंकि जिस हिसाब का अभी कॉम्पिटिशन चल रहा है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, बहुत मुश्किल होता है आपके जो है पहली बार में सिलेक्शन के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से अभी कॉम्पिटिशन है तो जो 650 वाले हैं और 640 वाले, उनका भी नहीं हुआ है, जो कि आज से 3 या 4 साल पहले बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता था। तो ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं कि उन लोगों को 100% ड्रॉप करना चाहिए, और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले पूरा सोच लेना चाहिए ड्रॉप करने से पहले। तो बात करते हैं कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ड्रॉप करना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट अभी 12th में है, जिसने अभी 12th कंप्लीट करी है, तो उसके पास मान लो उसके 300 मार्क्स आए या 400 मार्क्स आए या फिर 500 600 मार्क्स आए, तो आई थिंक उस स्टूडेंट को, अगर उसका ड्रीम है कि मुझे जो है एमबीबीएस ही करनी है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो एटलीस्ट एक और ट्राई उसे करना चाहिए, चाहे उसके मार्क्स कितने भी आए हो। मैं ये नहीं कह रही कि जो है 600 वाला ही ड्रॉप करे, 500 वाला ही। कोई भी स्टूडेंट जो 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया नीट में, उस सभी को, अगर उसका ड्रीम एमबीबीएस है, तो उन सभी स्टूडेंट को एक बार और ट्राई करना चाहिए। बट अगर आपका ड्रीम नहीं है, आप पैशनेट नहीं है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो एक साल वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बट स्टिल अगर आपका ये है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो एक चांस बनता है, आप ज़रूर दीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे, इवन आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 150 160 फर्स्ट अटेम्प्ट में थे और उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है अपने सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तो भी एक बार दीजिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका इंप्रूवमेंट होता है। तो एक तो वो बात कि अगर आपने 12th करी है, जस्ट आप 12th क्लियर करके आए हो, तो आपको देना ही देना है, अगर आप पैशनेट हैं तो। अगर नहीं है तो फिर आप सोचिए कि आपको और क्या ऑप्शन है या कहाँ आप जा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स, मैं उनकी बात करूंगी जो अभी बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी कि जो अपने 650 वाले हो गए, 640 वाले हो गए, 630 620 ऐसे स्टूडेंट्स। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ड्रॉप है इन स्टूडेंट्स के लिए। मान लीजिए कि आप का 4th या 5th ड्रॉप है, ठीक है, और आपके मार्क्स हैं अभी भी 580 590। 4th या 5th ड्रॉप है, 3rd ड्रॉप है, ठीक है, और आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, पिछले 1-2 साल से आप अटके हुए हैं। यानी कि एग्जांपल लीजिए कि फर्स्ट ड्रॉप जो आपने लिया था उसमें आपके 500 मार्क्स थे, सेकंड ड्रॉप आपने लिया, ठीक है, तो उसमें आपके 550 आए, थर्ड ड्रॉप ले रहे हैं 560 ही रह गए, फोर्थ ड्रॉप पे 580 रह गए। तो क्या हो रहा है कि आपका इंप्रूवमेंट इतना नहीं हो रहा है। रीजन चाहे कुछ भी हो, आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है और हर साल आप 1 और 2 या जो भी ड्रॉप्स लिए जा रहे हैं, तो क्या होता है कि चांसेस हैं कि आगे आप जो है ड्रॉप लें और आपका नहीं हो। तो अगर आप 4 या 5 साल लगा रहे हैं ना, ड्रॉप कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसमें कुछ रेंज इंप्रूवमेंट का दिखना चाहिए ना। अगर आपका वो रेंज नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ 10 या 20 नंबर से ही इंप्रूव कर पा रहे हैं हर साल, और फोर्थ ड्रॉप के बाद भी जो है आपके मार्क्स 600 से कम है ना, तो बहुत कम चांसेस है कि आगे भी आप इंप्रूव कर पाए। ये डिमोटिवेट करने की बात नहीं है, बट ये रियलिटी है। देखिए, 600 क्रॉस कर लिया है आपने, तो अगर आपका थर्ड ड्रॉप है तो मैं कहूंगी कि फाइनल एक चांस चलिए दे दीजिए। बट आपका अगर वो 600 की लाइन भी क्रॉस नहीं हो रही और आपने मल्टीपल ड्रॉप्स दे दिए ना, तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपको फिर दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए, जैसे बीडीएस हो गई या और भी अदर ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एमबीबीएस ही, और भी ऑप्शन आप देखिए, हो सकता है कि आपके लिए कुछ और ही बनाओ, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो हो गई कैटेगरी सेकेंड, ठीक है। कैटेगरी 3 में कौन से स्टूडेंट्स आते हैं? वो स्टूडेंट्स जो 640 और 650 में अटके हुए हैं। ये वो रेंज है ना 640 से 650 वाले, जिनका कुछ जगह में भी, कुछ स्टेट्स में उनका हो जाए, बट कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, राजस्थान है, यहाँ पे मुश्किल होता है मतलब इस रेंज में जो है मुश्किल है कि मिल जाए कोई कॉलेज। तो ये स्टूडेंट्स क्या करें? अब ऑब्वियसली अगर कोई किसी ने एक ही बार ड्रॉप किया है, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली करेगा ही, उसके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो आगे इंक्रीज कर सके, ठीक है। मैं उसको पक्का बोलूंगी कि वो ड्रॉप करे। अगर उसने एक ही ड्रॉप लिया है और उसके फर्स्ट ड्रॉप में 640 है, तो वो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो, आगे कोशिश करोगे तो आपका 100% होगा, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सेकंड या थर्ड ड्रॉप में, मान लो कि वो कैटेगरी है कि सेकंड और थर्ड ड्रॉप है, कि भाई मेरा तो सेकंड थर्ड ड्रॉप हो गया और अभी भी थर्ड ड्रॉप के बाद भी जो है मैं 10 नंबर से रह रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में मैं एक चीज कहूंगी कि जो है मेरा सिलेक्शन 2020 में हुआ था नीट में, और जो 2019 का नीट का एग्जाम था उसमें मेरे मार्क्स थे 570, ठीक है, और जो लास्ट कट ऑफ गई थी राजस्थान स्टेट की वो 582 थी, ठीक है, 582 581 कुछ थी, और मेरे 570 थे। तो सिर्फ
12 नंबरों से जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस पॉइंट पे, और मैंने ऑलरेडी 2 ड्रॉप ले लिए थे, ठीक है। तो मेरे पास सिचुएशन ये थी, और लिटरली आप उस पॉइंट पे ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ऑलरेडी आपने अपने 2 ड्रॉप्स दे दिए हैं और आप इतने नज़दीक आकर के ना आपको ऐसा लगता है कि अब कैसे ही मैं इम्प्रूव करूँगी, बचा ही क्या है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो उस पॉइंट पे आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप 10 या 20 नंबर से रह रहे हैं ना, आपको गिव अप नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 या 3 ड्रॉप दे दिए। आपको लाइफ लॉन्ग उस चीज़ का रिग्रेट रहेगा, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना लास्ट में जाकर के मतलब गिव अप करा है सेकंड ड्रॉप पे। जो 10-20 नंबर से रहे थे ना, सेकंड ड्रॉप लिया और 10-20 नंबर से रह गए, एंड देन उन्होंने गिव अप कर लिया, या कोई भी जैसे दूसरी फील्ड में चले गए। अब इस बात पे एक चीज़ है कि कोई दूसरी फील्ड गलत नहीं है, ठीक है, और ना ही ऐसा है कि एमबीबीएस बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है या दूसरी फील्ड बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर है, ऐसा नहीं है, कोई कंपैरिजन यहाँ पे नहीं हो रहा है। बट अगर आपका ड्रीम है कि एमबीबीएस करनी है ना, और आप इतने नज़दीक से निकलोगे ना, तो हो सकता है कि आपको ज़िंदगी भर उसका पछतावा रहे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इफ़ अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर करें, और मैं आपको बोलती हूँ करना चाहिए। बट अगर ऐसा है ना कि आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं, इस पॉइंट पे आने के बाद आप ऐसे कि मैं ही गिव अप कर रही हूँ, मुझसे नहीं होगा, और श्योर है कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे आगे, देन ओनली आप जो है ड्रॉप न आगे, और आपको जो भी ठीक लगे तो आप कर सकते हैं। मेरे केस में जो था, मुझे ऐसा था कि मैं अपने आप को दूसरी जगह इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि ऑप्शंस तो मेरे पास भी थे, जैसे बीडीएस वगैरह इतने नज़दीक में जो है गवर्नमेंट बीडीएस में मिल जाता, बट मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रही थी। और एक बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि यार 2-3 साल देती हैं, ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैं गिव अप करूँगी ना, तो मैं शायद अपने आप को ऐसे फ्यूचर में जो है इस चीज़ को मैं रिग्रेट करूँ। इस वजह से जो है मैंने डिसाइड किया। तो अगर 640-650 रेंज में हो, तो आपका थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप भी है ना, तो और आप 100% श्योर है कि मैं कर सकता हूँ, तो ज़रूर करिए, ठीक है। और 600 क्रॉस हो गए हैं, 600 क्रॉस हो गए हैं, कैटेगरी 4 600 अगर आपका क्रॉस हो गया है, तो भी अगर आपका सेकंड या फिर फर्स्ट ड्रॉप है, तो आप ट्राई करें। फर्स्ट या सेकंड ड्रॉपर्स जो हैं, अगर आपका 600 क्रॉस हो गया है, तो आप ट्राई करें, क्योंकि जो है 50 से 60 या 70 मार्क्स तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। मेरे हर बार जो है 50-60 मिनिमम इतना मार्क्स तो मेरा इम्प्रूव हुआ ही है, ठीक है। तो ये तो हो गई 4 कैटेगरीज की, किस किस स्टूडेंट को ड्रॉप करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गई अपना डिस्कशन कि ड्रॉप किसको करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि जो भी बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, उनके दिमाग में अब फाइनली जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ड्रॉप करना है, तो हमारे दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं कि यार मैं कहाँ से ड्रॉप करूँ, ठीक है, मतलब मैं ऑफलाइन लूँ सोर्सेज की मैं ऑनलाइन लूँ सोर्सेज। तो देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन को जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी 11th और 12th बहुत वीक रही है, मतलब कि उसके कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं 11th और 12th के, चाहे आपने कोचिंग ज्वाइन की हो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन की हो, बट आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन जो कोचिंग्स चल रही है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। ऑनलाइन कोचिंग का नुकसान आपको जरूर होगा। रीजन क्या है, देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, तो आपको है ना, एक तो कंसेप्ट डेवलप करने में हेल्प मिलेगी, आप टीचर से जो है हर एक डाउट पर्सनली पूछ सकेंगे, एक तो ये पॉइंट होता है। प्लस आपको अपने कॉम्पिटिशन्स जो है दिखेंगे, आपको अपनी क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हुए दिखेंगे, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी पता चलेगी कि उन्होंने कितना कोर्स कर लिया है, मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। आप टेस्ट देंगे, आपको अच्छे से एनालाइज होंगी चीज़ें, तो उसका उस एनवायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आपकी एक ही ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप चल रहा है, तो आप जो है बेटर, मेरे हिसाब से बेटर ये रहता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन किसको ज्वाइन करना चाहिए। सी, ऑनलाइन का अगर ऑप्शन देखें, तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके उसको लगता है कि मेरे सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक मेरे 10 जो है 10-20 नंबर जो है मैं कट ऑफ से पीछे हूँ, सिली मिस्टेक्स की वजह से रह गया, या फिर मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं जो है कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन पढ़ लूंगा, जिससे मेरा थोड़ा रिदम भी बना रहेगा, और जो टॉपिक्स मेरे थोड़े बहुत क्लियर नहीं है, तो मैं वो क्लियर कर लूंगा। बट बात ये आती है कि इन बच्चों का जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका बहुत मतलब ज़्यादातर तो अगर ये कॉन्फिडेंट है तो बेनिफिट्स तो है ही। बट देखो, एक तो क्या हो रहा है कि टाइम बच रहा है उस स्टूडेंट का, क्योंकि कोचिंग से आना, कोचिंग से जाना, कहीं दूर कोचिंग होती है तो टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। प्लस जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कोचिंग के साथ, है ना। आपके पास पूरा दिन है, ऑफलाइन हो तो आपके पास पूरा दिन है, आप कहीं से भी पढ़िए, कोई भी सोर्स यूज़ कीजिए, पूरा दिन आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ रहा है ना बच्चा, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसने ना एक रूटीन नहीं फॉलो करना है। क्योंकि क्या होता है कि जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका एक फिक्स रूटीन होता है, सुबह कोचिंग जाएंगे या दिन शाम को कोचिंग जाएंगे, आकर के ये टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट डे क्लास में फिर वही चीज़ रिवाइज होगी। तो ये क्या होता है कि एक शेड्यूल्ड दिमाग में रहता है, ठीक है। ये जो होते हैं ना ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, इनका क्या होता है, ज़्यादातर मैं बता रही हूँ 60-70% स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो लेजी हो जाते हैं ओवर द टाइम, ठीक है। वो जो मोटिवेशन मिल रहा है ना, वो एक तो कम हो गया, फिर वो लेजी भी हो गए, तो उस वजह से जो है उनकी परफॉर्मेंस गिरती जाएगी, ठीक है। आपके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, आपको एनी टाइम जो है वो एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर
कर पा रहे कि मैं किससे जो है किसके पीछे कितना हूँ, किससे कितना आगे हूँ, ये आप नहीं कर पा रहे। इवन आप टेस्ट भी दोगे ना तो भी वो फील नहीं आएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। प्लस अब बात करते हैं कि ऑफलाइन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ऑनलाइन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऑनलाइन से ही पढ़ना है, तो मेरे पास सोर्सेज क्या है। देखो ऑफलाइन तो मैं बताऊंगी नहीं कि क्या क्या सोर्सेज हैं, आप सभी को पता है। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप ज्वाइन कीजिए, उनका मटेरियल है यूज कीजिए, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगी कि कौन से मटेरियल यूज करने। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक डिस्कशन हमारा क्लियर है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होता है, किसको जाना चाहिए ऑनलाइन में और किसको जाना चाहिए ऑफलाइन में। अब बात करते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोल रहा है कि मैं हाईली मोटिवेटेड हूँ, मुझे जो है ऑनलाइन मैं घर पे पढ़ सकता हूँ, मैं ऑनलाइन से ही पढ़ना चाहूंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखो मैंने जो ड्रॉप किया था, मेरा जो लास्ट ड्रॉप था उसमें मैंने पूरे साल जो है ऑनलाइन ही पढ़ाई करी। बट किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई करी ये इंपॉर्टेंट है। सी पहली बात तो मैं पूरी तरह से मोटिवेटेड थी कि यस मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना है और मुझे जो है कम से कम कोचिंग ज्वाइन करना है। इसके दो रीजन थे। पहला रीजन कि मुझे बायो और केमिस्ट्री अच्छे से आती थी, तो मुझे उनमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेरा मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी फिजिक्स में। तो मैंने क्या किया कि फिजिक्स में ना जो भी पास में मेरी कोचिंग थी, अच्छी जो कोचिंग थी, वहाँ पे मैंने फिजिक्स की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसके साथ जितने भी मेरे फिजिक्स के डाउट्स थे वहाँ कोचिंग में जाकर के मैंने सारे डाउट्स जो हैं उन सर से सॉल्व करे। तो ये तो हो गया क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट वीक था, तो मैंने सिर्फ उसी की क्लासेस ली। मुझे पता था कि बायो में और केमिस्ट्री में मैं खुद से पढ़ सकती हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने उसके लिए कोई भी जो है ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली और ना ही मैंने इनके लिए ऑनलाइन क्लासेस ली। मुझे लेक्चर में टाइम वेस्ट करना ही नहीं था। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है प्रैक्टिस करी और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स जो है रिविजन किया। और जो है फिजिक्स के लिए मैंने मोस्टली जो है कोचिंग पकड़ी और वहाँ पे मैंने अपने सारे डाउट्स क्लियर किए। अब देखो तरीका ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो फिजिक्स पढ़ना चाह रहा है और मेरी तरह सिचुएशन में बहुत से स्टूडेंट्स हैं नीट के जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिसकी फिजिक्स की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ना एक चीज़ है, एक ऐप है जो फ्री है, बिल्कुल फ्री ऐप है और मैंने वो ऐप यूज़ किया है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, पहली बात तो कोई भी ऐप का प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद यूज़ किया है और मैं बता सकती हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो ऐप अगर आप यूज़ करते हैं, देखो आपकी चॉइस है। अगर कोई स्टूडेंट घर पे बैठा है और उसका ऐसा है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ क्योंकि महंगी होती है ऑब्वियसली। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई वाले हैं, इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश आपको समझ में आती है, तो वो ऐप आपके लिए बहुत अच्छा है। फिजिक्स गैलेक्सी उसका नाम है। इसमें जो है कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। जब मैंने यूज़ किया था उस टाइम पे तो बिल्कुल फ्री था। इसमें क्या है कि हर एक चैप्टर के जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वो सर क्या करते हैं कि पहले तो कुछ 2-3 आपको पढ़ाएंगे, लेक्चर देंगे, ठीक है। आप वो लेक्चर्स अटेंड करो, मैं कह रही हूँ कि वो लेक्चर अटेंड करो, ठीक है। उसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो भी वो सर करवा रहे हैं। आपके काफ़ी कंसेप्ट वैसे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, आप ज़रूर यूज़ करें। मैंने यूज़ किया था, मैंने ऑफलाइन जो है सर की क्लासेस भी अटेंड करी थी और ऑनलाइन जो है सर से पढ़ा भी था। मेरे इस वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था फिजिक्स में। प्लस अगर आपको डाउट सॉल्व करने हैं तो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने जो यूज़ किया था डाउट नट ऐप यूज़ किया था, बाकी सर तो मेरे पास अवेलेबल थे ही जिससे मैं डाउट्स पूछती थी। तो ये तो हो गया इसके लिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे पढ़ना है। एक चीज़ है लास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है तो अलग अलग तीनों सब्जेक्ट में किस तरह से पढ़ना है। आप ड्रॉप ईयर में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़नी चाहिए आइडियली। देखिए ड्रॉप स्टूडेंट्स, अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी आपकी नहीं है, फर्स्ट ड्रॉप है, आपको कुछ भी लाइक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो देखिए आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए। एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर ड्रॉपर करता है इंक्लूडिंग मी, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी की है और अभी भी कुछ बच्चे होंगे जो ड्रॉप कर रहे हैं और वही गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बाद में रिग्रेट करने ही वाले हैं। तो ये है कि आपने एनसीईआरटी इग्नोर करी है, मानो या ना मानो, आपने 11th और 12th में जो है एनसीईआरटी इग्नोर करी है। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कोचिंग का जो है मटेरियल यूज करते हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगी बट कोई भी कोचिंग का इंस्टीट्यूट का जो भी आपका मटेरियल है, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी मटेरियल वो देते हैं उसके आगे जो थ्योरी होती है ना, वो बहुत से बच्चे हैं जो वो थ्योरी याद कर रहे हैं। आपको वो नहीं करना है। आपका जो बुक है ना एनसीईआरटी, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं फिर बोल रही हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट का थ्योरी नहीं पढ़ना है। जो भी मॉड्यूल्स वो देते हैं नहीं पढ़नी है वो मॉड्यूल्स, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। खास करके बायो की एनसीईआरटी जितना हो सके पढ़ो, उसी को ही बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अंडरलाइन करो, जो भी करना है जैसे उसी को ही पढ़ो, बाकी कहीं से कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। बायो में तो सिर्फ एनसीईआरटी, अपना प्रायोरिटी क्या है बायो में, पहले एनसीईआरटी कितना, कम से कम कितना, कम से कम 4 से 5 बार एनसीईआरटी का मेरा रिवीजन हो जाना चाहिए। जब ये हो जाए ना, उसके बाद सोचना कि मैं अब एक्स्ट्रा कुछ पढूं, और उसके साथ कोई भी ऐसी बुक ले लो, ठीक है, जिससे क्या है कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहे। रीजन क्या है कि बार बार आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें अच्छे से याद होगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस विद एनसीईआरटी, दो चीजें करनी है। मेरी गारंटी है कि आपके जो है
350 प्लस आएंगे अगर आपने ये 2 चीज़ें कर ली। बहुत से स्टूडेंट मतलब इधर-उधर घूमते रहेंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वही सिंपल सी चीज़ करनी है, एक एनसीईआरटी है उसको 50 बार पढ़ लो, ठीक है? उसके साथ क्वेश्चंस लगा लो, हो जाएगा। मेरे खुद के आए हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरे 350 थे 360 में से, तो कर सकते हैं अपन, ठीक है? तो एनसीईआरटी पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। और एक और टिप्स देना देना चाहूँगी मैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जा सकता है। ये भी होता है कि यार याद नहीं हो रही, इतना बड़ा है, बार-बार मैं तो ये चैप्टर पढ़ता हूँ, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ता हूँ, मैं तो ये भूल जाता हूँ। तो अभी जो है एनसीईआरटी के जितने भी पेजेस है ना, आप एक काम करिए कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, ठीक है? उस टॉपिक को सेंटर में लिखिए, उसके चारों तरफ जो है एरो बनाइए, उसके इंपॉर्टेंट क्या-क्या पॉइंट्स हैं सारे उसके चारों तरफ लिख दीजिए। इससे काफ़ी जो है याद रहता है। मैंने ये ट्रिक नीट के टाइम पे फॉलो करी थी और अभी जो है मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और तब से लेकर के अभी तक मैं यही चीज़ फॉलो कर रही हूँ, तो काफ़ी काम की है। क्या करना है, एक पेज लेना है, प्लेन पेज लेना है, ठीक है? एक टॉपिक लिख देना है, उसके चारों तरफ जो है अलग-अलग जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हैं वो सब उसमें मेंशन कर देनी है कि ये पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के, तो वो एक पेज में लिख दिया। ऐसे करके आप बहुत सारे पेजेस बना दोगे तो आपके जो है दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, अच्छा ये टॉपिक था, इसके ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, चलो कवर। क्योंकि एनसीईआरटी में जिस तरह से लाइन दे रखी है ना, आप थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको बार-बार रिवाइज करना, प्लस बोरिंग तो वो है ही। एक क्या होता है कि जब अपनी हैंडराइटिंग में हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आती है। मैंने अभी भी ये चीज़ अप्लाई करती हूँ मैं हर जो सब्जेक्ट है ना, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो पाता है, मैं हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बना रही हूँ। बनाती हूँ, पहले भी बनाती थी, अभी भी बनाती हूँ। टाइम अगर कम होता है तो डायरेक्ट किसी नोट से पढ़ती हूँ, अदरवाइज़ नोट्स बनाना बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि ड्रॉपर हूँ, टाइम होता ही होता है, तो आप नोट्स बना सकते हैं और ये तरीका बहुत इफेक्टिव है, मैंने खुद यूज़ किया है, ठीक है? तो बायो में सिर्फ 2 चीज़ हैं, पहला एनसीईआरटी, सेकंड जो अपना क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है, कौन सी बुक यूज़ करनी है? तो बहुत सारी बुक होगी, मैंने एमटीजी फिंगर टिप्स करके जो आती है, उसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, तो वो यूज़ करी थी। बाकी अभी जो है मार्केट में और भी अगर कोई अच्छी है, तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिए, वो बता देंगे, आपको सजेस्ट कर देंगे और कौन सी बेटर है। प्लस एक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, वो करिए। ठीक है, ये हो गई बायो की बात। अब मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की। देखिए, केमिस्ट्री को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री फिर से एक ही चीज़, फॉर्मूला याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉर्मूला देखते रहो, फॉर्मूला गलती मत करना, ठीक है? फॉर्मूला पढ़ो, मल्टीपल क्वेश्चंस करो, उसके जितने क्वेश्चंस करोगे उतने ही ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर होती जाएगी। धीरे-धीरे आपको अपने आप क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं बस फॉर्म, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कि पेपर पेज खोला एंड देन जो है उसको चैप्टर को पढ़ने लगे। चैप्टर को नहीं पढ़ना भाई, चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, आपने सिर्फ जो है फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में रख लेना है कि क्या-क्या फॉर्मूले हैं, और एनसीईआरटी एक बार अच्छे से एनसीईआरटी देख लेनी है। और एनसीईआरटी के बीच में जो है ना, कुछ-कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे होते हैं, चैप्टर के पीछे भी और चैप्टर के अंदर भी, दोनों क्वेश्चंस लगाने हैं। पीछे वाले भी लगाने हैं और अंदर जो बीच-बीच में दे रखे हैं वो भी आपको लगाने हैं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से भी करनी है, एक कोई भी मॉड्यूल पकड़ लो, वो क्वेश्चन करना है। उसके साथ-साथ जो है आपको क्या नाम है, किसी भी बुक से अगर आपको लगता है तो वहाँ से कर लो। देखो, ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मल्टीपल सोर्सेज़ कर रहा हूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप मल्टीपल सोर्सेज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने समझ ली ना, तो सबसे ईज़ी लगेगी आपको केमिस्ट्री के अंदर। और मोस्टली बच्चों का ये रहता है कि यार समझ नहीं आ रही है। देखो, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसके नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? उसके बाद एक पेज लो, उसपे टीचर ने क्या-क्या पढ़ाया, समराइज़ करो। एनसीईआरटी में क्या-क्या है, समराइज़ करो। ऐसे करके हर चैप्टर के नोट्स बनाओ, ठीक है? कोई भी चैप्टर हो, एक पेज लो, समराइज़ करो, क्या-क्या रिएक्शंस थी, सर ने कुछ एक्स्ट्रा बताई तो वो ऐड कर दी, ठीक है? कहीं और से मैंने कुछ पढ़ा, एनसीईआरटी में कुछ थी, वो समराइज़ कर दी। ऐसे करके आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। लास्ट में जाके इन सारे नोट्स को आप रिवाइज़ कर लो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर लो, इस पॉइंट तक कि मुझे सारी रिएक्शंस टिप्स पे हैं, ठीक है? आपने सब रिवाइज़ कर ली, अब आप लगाओ क्वेश्चंस, और इसमें भी जितने क्वेश्चंस रिएक्शंस के करोगे, बहुत काम आते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो ज़रूर करना है, ठीक है? केमिस्ट्री में भी। अब बात आती है अपनी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग कहते हैं कि रटना होता है। देखो, बात ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत सिंपल ट्रिक है जो मैंने अप्लाई किया था एग्जाम से 1-2 महीने पहले और बहुत सही रहा। ठीक है, क्या करना है? डेली सुबह उठो, 2 से 3 घंटे, मतलब 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, जो भी आपका टाइम है, 2 से 3 घंटे जो है सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली पढ़ो। आज पढ़ा, कल पढ़ा सुबह, परसों पढ़ा सुबह, ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहे, ठीक है? फिर उसके बाद आज का जो पढ़ा है ना, कल 10 मिनट 15 मिनट वही चीज़ रिवाइज़ करी, कल जो पढ़ा है परसों वही चीज़ रिवाइज़ करी, ऐसे-ऐसे करते जाओगे ना, ये टाइम पे सारी अच्छे से याद हो जाएँगी। शुरू के जो 2-3 चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे कि बॉन्डिंग हो गया, ठीक है? पीरियोडिक टेबल हो गई, इन 2 चैप्टर को, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, इनको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली आपको समझना है। ये 2 चैप्टर अच्छे से समझ लिए तो आगे की इनऑर्गेनिक काफ़ी ईज़ी है, रटने वाली है। इसमें भी मैं फिर बोलूँगी एनसीईआरटी को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो-जो एक्सेप्शंस हैं लिख लो 1-2 पन्ने में, जिससे क्या है आपको एनी टाइम वो याद रहे। उसके अलावा
क्या होता है कि इनऑर्गेनिक में बहुत से क्वेश्चन होते हैं, जनरल रूल वाले ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक्सेप्शन याद कर लो, जनरल रूल वाला याद रखो कि किसमें कैसे जनरल रूल लगाना है, आपका अपने आप हो जाएगा। और ये जो मॉर्निंग में उठने वाला और 3 से 4 घंटे वाला है ना, ये अप्लाई करो। आज तक जो है ये काम आती है। जो भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगे और लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, सुबह उठ के 2 से 3 घंटे उसी को ही डेली रिवाइज करो, अपने आप वो सब्जेक्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद लगाने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कम भी लगाते हो तो इतना मैटर नहीं करना है। 2 चीज़ें मेरी अभी भी मैं कहना चाहूँगी लास्ट में भी, कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है या जो भी केमिस्ट्री के जो भी है, आप केमिस्ट्री में, बायो में, चाहे फिजिक्स में एक सोर्स पकड़िए, मल्टीपल सोर्स पकड़ना बहुत ही गलत है। ड्रॉपर सबसे ज़्यादा गलती यही करता है, उसके पास सोर्सेज इतने होते हैं ना कि वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं पढ़ूँ कहाँ से, नहीं कहाँ से नहीं पढ़ूँ। एक सोर्स, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप सोर्स यूज़ करें, उसको यूज़ करो, ठीक है। मल्टीपल टाइम उसको यूज़ करो, मल्टीपल टाइम यूज़ करोगे तो ही है। मतलब मैंने एक क्वेश्चन भी लगा दिया ना 10 बार, उसको मॉड्यूल को दो, एटलीस्ट 2 बार तो मॉड्यूल को करना ही है रिवाइज, ठीक है। एक मॉड्यूल करोगे ना, उसको 2 बार रिवाइज करो, ठीक है। और जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन थे कि मुझे ये डाउट थे ना, डाउट रिवाइज करो, टीचर से पूछो वो डाउट, एक भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी गलती ड्रॉपर यही करता है कि वो डाउट नहीं सॉल्व कर रहा, ठीक है। मैंने भी करी है और हो जाती है यार, इतने डाउट्स होते हैं ना, अपन इग्नोर मार देते हैं। वो डाउट वाला क्वेश्चन आ जाता है, उससे आपका कंसेप्ट, वो कंसेप्ट ही चला गया आपका, आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। तो डाउट्स अपने सारे सॉल्व करो, कैसे भी करो, आप सारे डाउट्स जो है अपने क्लियर रखो, ठीक है। लास्ट में कुछ 4 से 5 मिस्टेक्स जो हर एक ड्रॉपर करता है और नहीं करनी है। पहली, बार बार ओवरथिंक करना। एक बार डिसाइड कर लिया ना कि ड्रॉप करना है, तो फिर क्यों ओवरथिंक करना है कि मेरा होगा कि मेरा नहीं होगा। एटलीस्ट अपना 100% दो। जिस पॉइंट पे तुमने अपना 100% दिया ना, रिजल्ट या तो अपने आप आ ही जाएगा, और नहीं आया ना तो फिर मुझसे बात कर लेना, ठीक है। तो या तो अपना पहले 100% दो, उसके बाद जब 100% दे दिया ना, उसके बाद भी नहीं होना, तब आगे का सोचना, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, टेस्ट इग्नोर करना, ये बहुत बड़ी गलती है। हर हर एक ड्रॉपर ये कभी ना कभी उसको पता है, इसने ये किया ही होगा। अगर आपने कोई भी टेस्ट नहीं दिया है ना, तो सबसे बड़ी गलती आपने यही कर दी है। देखो क्या होता है कि टेस्ट देना इंपॉर्टेंट क्यों है। इवन आपकी प्रिपरेशन नहीं है ना, तब भी टेस्ट दो। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा हर टेस्ट के साथ। आप डर रहे हो इसलिए टेस्ट नहीं दे रहे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो टेस्ट देना है, और ऐसा देना है कि शुरू में हर हफ्ते आपको जो है, मतलब हर 2 हफ्ते में टेस्ट दो। जब एग्जाम के नजदीक आ जाए ना, तो हर हफ्ते एक टेस्ट देना है। मतलब मैंने क्या किया था, अपनी कोचिंग का टेस्ट देती थी। जैसे इस वीक मैंने, इस संडे मैंने अपनी कोचिंग का टेस्ट दिया है, तो अगले संडे मैंने एलन का टेस्ट ज्वाइन कर रखा था, जो ऑफलाइन टेस्ट होते थे, एलन की टेस्ट सीरीज थी। इस संडे अगर मैं अपनी कोचिंग का देती थी, तो नेक्स्ट संडे एलन की, फिर उससे अगले संडे जो है मैं अपनी कोचिंग का दे रही थी। तो इस तरह से जो है हर हफ्ते मेरा टेस्ट देने का रहता था। तो ये सीन रहेगा, टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। प्लस स्लीप, सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 से 7 घंटे या मिनिमम कम से कम 6 घंटे तो आपको सोना ही है। अगर इससे कम सोते हो ना, तो आपका ब्रेन खुद ही काम नहीं करेगा, आपकी मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी, तो कोई मतलब नहीं है। आपने जितना याद किया वो कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। तो प्रॉपर स्लीप इज इंपॉर्टेंट। प्लस फोन का जो डिस्ट्रैक्शन है, देखो फोन का अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं फोन यूज कर ही लेता हूँ, तो रख दो, यूज ही मत करो। जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि मैं इसको सही तरह से यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो फोन यूज ही मत करो, बिल्कुल ही जरूरत ही नहीं है। मैंने भी यूज नहीं किया था, जस्ट लास्ट ड्रॉप में यूज किया था, वो भी इस हिसाब से कि मुझे ऑनलाइन थोड़े लेक्चर्स लेने होते थे, और वो लिटरली उतना ही काम आता था। उसमें ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टा था, ना फेसबुक था, कुछ भी नहीं था। जो ऐप मेरे को चाहिए था बस वो 2 ऐप थे, उसके अलावा पूरे फोन में कुछ नहीं था, ठीक है। ना कोई फोटो, ना कुछ और। फोटो भी अगर होगी, पूरी गैलरी जो है नोट से भरी हुई थी। इतना ही, अगर इतना आप में है ना कि मैं इतना अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ फोन को यूज नहीं करने में, तो बस उतना ही, ठीक है। और अगर आप को लग रहा है कि भाई थोड़ा मुझे एंटरटेनमेंट भी चाहिए, मैं पूरे दिन नहीं पढ़ सकता, तो देखो ऐसा है कि दिन में आधा घंटा और रात में आधा घंटा जो है आप खाना खाते हो, तो आपको आधा आधा घंटा तो आप निकालते हो। तो उस टाइम पे जो है थोड़ा आपको जो भी चीज़, अगर कुछ कॉमेडी, कहीं कोई कॉमेडी वीडियो पसंद है तो आप वो देखो, कोई किसी का यूट्यूब वीडियो जो आपको मोटिवेट करता हो, मेरा नहीं किसी और का भी करता हो, तो आप वो भी देख सकते हैं। ऐसे अगर आपको आधा आधा घंटा भी निकालते हो ना, तो दिन का 1 घंटा होगा, ठीक है। उसमें आपने खाना भी खा लिया, अपने साथ में अपना थोड़ा हॉबी भी अगर आपकी कोई है तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो एक तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है, प्लस अपनी अगर कोई हॉबी भी है और जो आप परस्यू कर सकते हैं साथ साथ में, और जिसमें टाइम कम वेस्ट हो रहा है, तो आप वो भी करिए, ठीक है। और हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होता है। और पानी वगैरह, आप थोड़ा ये भी होता है कि कोई भी पर्सन जो है तो तैयारी कर रहा है, प्लीज़ आप डिहाइड्रेटेड मत रहिए। अपनी जब भी पढ़ रहे होते हैं एक बॉटल अपने पास रखिए, और अपना थोड़ा ध्यान रखिए हेल्थ का, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी ना, तो 1 या 2 हफ्ते आपके खराब हो जाएंगे, आप बीमार रहोगे, और उस वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगी कि हर एक ड्रॉपर को फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई पर्सनल डाउट्स हैं, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि हर एक का इंडिविजुअल रिप्लाई दूँ। और इसके अलावा भी अगर कोई आप चाहते हैं कि किसी तरह से या कोई भी हेल्प आपको चाहिए, या कोई भी किसी भी पॉइंट पे या कोई भी चीज़ पे मुझे वीडियो बनाना है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।